हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसके बाद अब आगे का बात समझना। जी अगर कहीं पर जीरो हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जीरो है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होने का क्या कंक्लूजन निकलेगा? ध्यान से समझना इस बात को। जी अगर जीरो है तो dv बाई डी आर जीरो है। इफ g इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स dv बाई डी आर इक्वल टू जीरो, या dv बाई डी आर स्लोप जीरो का मतलब g का वैल्यू जीरो। तो अब यहां से ध्यान से समझे आगे का बात। अगर g का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब dv बाई डी आर जीरो है। dv बाई डी आर जीरो होने का मतलब क्या हुआ? dv बाई डी आर दो तरीके से जीरो हो सकता है। ऐसा dv बाई डी आर जीरो होने का मतलब, एक मतलब तो ये निकल सकता है कि v मैक्सिमम या मिनिमम, v का मैक्सिमा या मिनिमा है तब भी dv बाई डी आर जीरो हो जाएगा। या फिर v कांस्टेंट है, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होता है तब भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। या तो कांस्टेंट है या फिर मैक्सिमा या मिनिमा है, इसमें से कोई एक बात है। तो क्या बात है समझना। इफ g इक्वल्स टू जीरो एट सम डिस्क्रीट पॉइंट्स, कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर है ना, डिस्क्रीट पॉइंट्स पर, यहां g जीरो है या यहां g जीरो है, कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर g का वैल्यू जीरो है, 1 2 3 4 ऐसा कुछ पॉइंट हो सकता है। अगर कुछ पॉइंट पर, मतलब यहां पर मान लो g का वैल्यू जीरो है, तो इसके आस और पास में जीरो नहीं है ना, यहां जीरो है फिर तो इसके आस और पास में जीरो नहीं है। तो अगर कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पर जीरो है, मतलब इफ g इक्वल टू जीरो एट सम डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन potential at that points are maximum or minimum। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बात कर रहे हैं। तो अगर जी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स पर जीरो है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स पर जीरो है, दैट मीन्स वो पॉइंट पर जी का उन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है। इफ जी इक्वल टू जीरो इन अ रीजन, एक पूरे स्पेस में ही जी का वैल्यू जीरो है हर जगह, इसका मतलब v इज कांस्टेंट इन दैट रीजन। अगर कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पर जीरो नहीं होकर पूरे इलाके में g का वैल्यू जीरो है, हर जगह ही g का वैल्यू जीरो है, तो उन सारे पॉइंट्स पर v का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखना। ये दो पॉइंट मास है, ठीक है, m। तो इस पॉइंट पर, ये जो मिड पॉइंट है, यहां पर g का वैल्यू जीरो है। तो यहां पर g का वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ में तुम देखोगे तो यहां पर v मैक्सिमम है। ऐसे रिंग के सेंटर वाले पॉइंट पर भी g का वैल्यू जीरो है, वहां v का वैल्यू मिनिमम है। तो अब यहां कहीं जीरो नहीं है, यहां कहीं जीरो नहीं है, खाली एक डिस्क्रीट पॉइंट मिला जहां पर g का वैल्यू जीरो है, मतलब वो मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट है। इसके लिए समझना कि एक इलाके में g का वैल्यू जीरो हो, तो ये हॉलोस्फीयर के अंदर पूरे एरिया में g का वैल्यू जीरो होता है।
तो अगर यहाँ पूरा g का वैल्यू 0 है, मतलब इसके अंदर हर पॉइंट पर v का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग बात है। dv बाई डी आर 0 है तो g 0 है, ये बात तो पक्का है ना। लेकिन dv बाई डी आर 0 किस वजह से हो रहा है? अगर g dv बाई डी आर कुछ पॉइंट पर 0 है, मतलब g का वैल्यू कुछ पॉइंट पर 0 है ना, सेलेक्टेड पॉइंट्स पर 0 है, तो मतलब वहाँ v का मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है, और इलाके में 0 है, मतलब वो वहाँ पर v का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग, जब हम लोग को v दिया होगा तो हम लोग g कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके। अब दूसरे केस का बात करते हैं। To find potential when G is given. Second case, to find potential when G is given. पोटेंशियल फाइंड करना है, G दिया हुआ। एक चीज समझना, V मालूम था तो G तक पहुंचने के लिए डिफरेंशिएट किए। अब G मालूम है तो V तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सीधा सा बात है, इनवर्स रिलेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां से यहां तक आने में डिफरेंशिएट करते हो तो यहां से यहां तक आने में पक्का इंटीग्रेट करोगे। देखो, एक हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WC, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हम A से B तक गए, ठीक है, G का वैल्यू किसी एक डायरेक्शन में है, कोई भी एक डायरेक्शन ले लें। A से B तक हम जा रहे हैं, तो A से B तक जाने में यहां से यहां गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, UB माइनस UA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो F डॉट डी आर। कहां से कहां तक गए, A से B तक गए। UB का वैल्यू अगर हम m मास को लेकर जा रहे हैं तो m इंटू VB माइनस m इंटू VA, और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम m इंटू जी वैक्टर लिख सकते हैं। इस पूरे में से m कैंसिल हो जाएगा और एक फॉर्मूला बन गया, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल G डॉट डी आर फ्रॉम A टू B। ये हो गया, अगर फील्ड मालूम है तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आ जाएगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग अभी तक किसका पोटेंशियल लिखे थे, हम लोग पॉइंट मास का पोटेंशियल लिख चुके थे, हम लोग रिंग का पोटेंशियल लिख चुके हैं। हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। स्फीयर वाला कैलकुलेशन अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर इस चैप्टर में काफी यूज होने वाला चीज है। देखो, ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r,
इसका हमको पोटेंशियल लिखना है एक बाहर वाले पॉइंट के लिए और एक अंदर वाले पॉइंट के लिए, फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर लेस देन आर। लॉजिक से हम बोल सकते हैं, जैसे यहां पर अगर एक पॉइंट मास रखा हो, जहां ये सेंटर है ना बिल्कुल इसी के पैरेलल, यहां पर जितना इसका मास है उतना ही, तो यहां से आर डिस्टेंस इधर और यहां से आर डिस्टेंस इधर, जैसा इसका फील्ड रहेगा वैसा इसका फील्ड रहेगा, gm/r²। फील्ड का वैल्यू एकदम सेम रहता है। यहां से कोई देख रहा हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि फील्ड का अगर एक्सप्रेशन देख के बताना हो तो नहीं बता पाएगा कि वहां हॉलो स्फीयर रखा है कि सॉलिड स्फीयर रखा है कि पॉइंट मास रखा है। फील्ड का एक्सप्रेशन बाहर वाले पॉइंट के लिए एकदम सेम रहता है। तो जब फील्ड एक जैसा है तो फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड है, तो इसके फील्ड में अब एक चीज सोचते हैं, पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट, यूनिट पॉइंट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टू ब्रिंग a unit point mass slowly from infinity to a point is potential at that point। infinity से एक यूनिट पॉइंट मास को लाकर हम यहां रखें या इसके फील्ड में यहां रखें, दोनों का फील्ड एक जैसा है तो एकदम बराबर मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा, सारा एक्टिविटी सेम होगा। तो एक्सटर्नल वहां से इंफिनिटी से यहां लाकर रखे चाहे इंफिनिटी से यहां लाकर रखे, उसका वर्क यूनिट मास को लाकर रखने में सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि एकदम एक जैसा फील्ड है दोनों का। तो जब सेम वर्क होने वाला है तो मतलब जैसा पॉइंट मास का यहां पोटेंशियल है वैसा ही इसका यहां पर पोटेंशियल है। कितना? -gm/r। तो r डिस्टेंस पर हम लोग, समझ में आया किस लॉजिक से बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि भाई पॉइंट मास के जैसा ही फील्ड है तो एक्सटर्नल को उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो -gm/r फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू r। अंदर वाले पॉइंट के लिए देखते हैं। अंदर हम लोग को थोड़ी देर पहले समझ में आया था कि अंदर तो हर पॉइंट पर g का वैल्यू 0 है, और g का वैल्यू 0 है तो dv/dr 0 है, मतलब v कांस्टेंट है। अंदर हर पॉइंट पर v का वैल्यू सेम है, अंदर v चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो सेम वैल्यू है वो है कितना, अगर हम ये देखना चाहते हैं तो समझना, एक यूनिट मास को इंफिनिटी से लाकर यहां तक रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। यूनिट मास को इंफिनिटी से लाकर यहां तक रखने में, मतलब यहां का पोटेंशियल तो r = r है, मतलब -gm/r हो जाएगा। ठीक है, इंफिनिटी से पॉइंट मास को यहां तक लाकर रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा। तो जितना वर्क यहां तक लाकर रखने में करना पड़ा उतना ही यहां तक लाकर रखने में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक जो वर्क हुआ इसके बाद फर्दर आगे ले जाने में तो कोई वर्क, कोई एफर्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है, g 0 है। तो जितना एफर्ट यहां से यहां तक लाकर रखने में हुआ बस वही है, उसके बाद यहां से अंदर कहीं भी ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ तो कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो यहां से सरफेस पर लाकर रखो या यहां से अंदर किसी भी पॉइंट पर लाकर रखो, बात बराबर है। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल है। तो लॉजिक से हम लोग ये बात कंक्लूड कर रहे हैं डेफिनेशन से, सरफेस तक वर्क करना पड़ेगा, अंदर कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं तो अंदर कोई वर्क नहीं होगा। तो अब ये अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। बाहर वाले पॉइंट के लिए -gm/r, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल हर जगह सेम है। अंदर कितना है? जितना सरफेस का था -gm/R उतना ही अंदर हर जगह पर है। हम लोग इसको लॉजिक से प्रूव कर दिए कि भाई पॉइंट मास का जैसा है वैसे ही रहेगा। अब हम वो फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं, है ना। इसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं।
using the formula. Which formula? VB minus VA is equals to minus of integral G dot dr from A to B. यहां से x डिस्टेंस पर यहां से r डिस्टेंस का पोटेंशियल हमको लिखना है. लेट्स कॉल इट A. ठीक है. इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमको मालूम है 0. इसका पोटेंशियल हमको निकालना है मास m रेडियस r. तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. हम पार्टिकल को A से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, या हम इस फॉर्मूले को पॉइंट A से पॉइंट इन्फिनिटी तक, मतलब B जो है वो मेरा इन्फिनिटी है, तो V एट इन्फिनिटी माइनस V एट A इज इक्वल्स टू, A से इन्फिनिटी के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू G का वैल्यू इधर रहेगा. हम A से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो dr मेरा इस तरफ है और G इस तरफ है, तो ये G इंटू डी आर इंटू कॉस 180 हो जाएगा. ठीक है. हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? A से इन्फिनिटी, तो B मेरा इन्फिनिटी है और पॉइंट A ये रहा. फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और dr, हम A से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो dr इस तरफ है. फ्रॉम A टू इन्फिनिटी मतलब पॉइंट A जो है वो r डिस्टेंस पर है, r से लेकर इन्फिनिटी तक. तो V एट इन्फिनिटी 0 माइनस V एट A इज इक्वल्स टू, ये cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस साफ, G का वैल्यू GM बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम R टू इन्फिनिटी. तो माइनस ऑफ VA, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ GM बाई आर आ जाएगा फ्रॉम R टू इन्फिनिटी. ये माइनस कैंसिल हो गया, सो V एट A इज इक्वल्स टू GM 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर. 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो V एट A इज इक्वल्स टू माइनस GM बाई आर. ये आ गया सेंटर से R डिस्टेंस का पोटेंशियल, बिल्कुल वही पॉइंट मास वाला आ गया. क्यों? क्योंकि ये फील्ड चाहे पॉइंट मास होता, चाहे हॉलो स्फीयर होता, चाहे सॉलिड स्फीयर होता, बाहर वाले पॉइंट के लिए, सबके लिए यही फील्ड है. ठीक है. तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. अगर हम पॉइंट A से B तक जा रहे हैं तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रल G डॉट डी आर फ्रॉम A टू B. तो अब हम लोग हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल जानते हैं, इसको यूज करके देखते हैं. देखते हैं क्वेश्चन. दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स है, मास m1 रेडियस r1, मास m2 रेडियस r2. फाइंड पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r from the center if first R is greater than R2, second R is greater than R1 less than R2, and third
R इज लेस देन R1। सेंटर से R डिस्टेंस पर, दोनों का सेंटर कॉमन है, सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना है। ये 3 सिचुएशन दे दिया है, लिखते हैं। R ग्रेटर देन R2, मतलब ये R हो गया, यहां पॉइंट, दोनों के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाले पॉइंट पर लिखना है तो -gm/r, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो पहले केस में पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से ये बाहर वाला पॉइंट है तो -gm1/r, और इसकी वजह से यहां पर माइनस तो लगा ही दिए हम लोग, -gm2/r, दोनों के लिए बाहर वाला पॉइंट था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है कि R जो है ना वो ऐसा है कि पॉइंट यहां कहीं है, ये वाले स्फीयर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाले पॉइंट पर -gm1/r, और बाहर वाले स्फीयर के लिए अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल होता है, मतलब -gm2/R2। इसके सरफेस पर, इसके मास की वजह से सरफेस का पोटेंशियल लिखेंगे तो -gm2/R2, तो वही अंदर हर पॉइंट का होगा। एंड थर्ड में बोल रहा है कि R इज लेस देन R1, पॉइंट जो है वो अंदर लाई कर रहा है, यहां पर दोनों के लिए ही ये अंदर वाला पॉइंट हो गया। तो पहले स्फीयर 1 की वजह से यहां का पोटेंशियल जो इसके सरफेस का होता है -gm1/R1, और बाहर वाले स्फीयर की वजह से यहां का पोटेंशियल जो उसके सरफेस का होता है -gm2/R2। तो ये हो गया तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। potential due to a uniform solid sphere. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, मास m, रेडियस r। बाहर कोई पॉइंट देखेंगे तो बाहर वाले पॉइंट पर इसका फील्ड एकदम पॉइंट मास के फील्ड जैसा या हॉलो स्फीयर के फील्ड जैसा है, तो इसका पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट के लिए एग्जैक्टली वही रहेगा, -gm/r फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू r। अंदर वाले पॉइंट पर जो फील्ड है वो जीरो भी नहीं है और पॉइंट मास की जैसे 1/r² से भी वेरी नहीं कर रहा है। अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है -gm/2r³ इंटू 3r² - r²। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है अंदर वाले पॉइंट के लिए। -gm/2r³ इंटू 3r² - r²। अब ठीक है, ये पोटेंशियल हो जाएगा अंदर वाले पॉइंट के लिए। दिस इज फॉर r लेस देन इक्वल टू r।
तो अंदर ये थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है, जो भी है याद रखना है। ये हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये दोनों फार्मूला। R इक्वल टू आर के लिए किसी भी फॉर्मूला से देख लो सेम ही वैल्यू मिलने वाला है। तो जैसे अगर हम लोग R इक्वल टू आर का बात करें, R इक्वल टू आर मतलब सरफेस, सरफेस का पोटेंशियल देखें तो कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दो माइनस जी एम बाई आर आ जाएगा, उसमें पुट कर दो उससे भी वही आ जाएगा, V एट सरफेस इज माइनस जी एम बाई आर। और एक जगह का और याद रखना है, R इक्वल टू जीरो, सेंटर का पोटेंशियल। R इक्वल टू जीरो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला देखना होगा, R का वैल्यू जीरो पुट कर दिए तो सेंटर का पोटेंशियल आ गया -3 GM/2R। तो ये सरफेस और सेंटर का हम अपने को याद रखना है, बाकी किसी भी पॉइंट का जरूरत होगा तो इससे निकाल लेंगे। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अच्छा, हॉलो स्फीयर के लिए भी हम लोग को ग्राफ देखना है, हम लोग वहां ड्रॉ नहीं किए, यहां कर लेते हैं दोनों का। पहले हॉलो स्फीयर का देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन था, अंदर के लिए कांस्टेंट फॉर v लेस देन इक्वल टू r एंड माइनस GM/r फॉर v ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक ये कांस्टेंट है, फिर पॉइंट मास जैसा हो गया। माइनस GM/r है सरफेस तक, इसके बाद 1/r से वेरी कर रहा है, ये हो जाएगा। ये हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला। सॉलिड स्फीयर के लिए देखते हैं। सेंटर पे जो वैल्यू है ये मिनिमम है, -3 GM/2R। मैक्सिमम कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, जीरो के बराबर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये सेंटर पे हो गया R इक्वल टू 0 पर, और ये इस तरह से डिक्रीज करते करते इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ, ये हॉलो स्फीयर के लिए। ये सब अपने को ध्यान में रखना है। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया होगा इसको निकाल कर देखते हैं, वही वाले फॉर्मूले के एप्लीकेशन से।